लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों चरणों के मतदान के बाद अब अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी के जीत के कमल को रोकने के लिए 3 सीटों पर गठबंधन किया, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी, आरएलपी और लेफ्ट के साथ मिलकर बीजेपी को रोकने की कोशिश की गई है। 3 सीटों पर गठबंधन के गणित को लेकर कांग्रेस ने खूब मजबूती से चुनाव तो लड़ा, लेकिन इसका विरोध पार्टी के भीतर ही खूब हुआ भी है। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस गठबंधन के विरोध में नजर आए, लेकिन इस विरोध का ज्यादा असर नहीं रहा। पार्टी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन जमीन पर प्रत्याशियों को नेताओं और कार्यकर्ताओं का क्या उतना साथ मिला जितना मिलना चाहिए था। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हुआ। आरएलपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस ने नागौर सीट आरएलपी के लिए छोड़ी और यहां से खुद हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरे। वहीं बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या गठबंधन की तीनों सीटों पर इंडिया महागठबंधन जीत रहा है। सवाल यह भी कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने तीनों सीटों पर जब विरोध दर्ज करवाया था, सचिन पायलट भी गठबंधन के विरोध में उतरे थे, तो बांसवाड़ा, नागौर और सीकर में चुनावी परिणाम क्या कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में रहने जा रहे हैं? इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जरा आपको बयान भी सुनाते हैं। अब इस तमाम चीजों को समझते हुए आपको यह भी दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कुछ सीटों की जीतने का दावा किया है। क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। गंगानगर हम जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, फिर जो है वो झुंझुनू हम जीत रहे हैं, सीकर हम जीत रहे हैं, जयपुर ग्रामीण जीतने की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अलवर में भी बहुत अच्छी टक्कर हमने दी है, उम्मीद है कि हम जीतेंगे। फिर आप दौसा हम 100% जीत रहे हैं, हम टोंक सवाई माधोपुर 100% जीत रहे हैं, हम जो करौली धौलपुर है वो सीट हम जीत रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के बाड़मेर हम जीत रहे हैं, और जो आपका जालोर सिरोही है वो सीट हम जीत रहे हैं, और बाकी सीटों पे भी बांसवाड़ा से उम्मीद है। बांसवाड़ा तो बीजेपी हार रही है, तो मैं समझता हूँ हमने समर्थन दिया तो हम जीत रहे हैं। बाकी चाहे उदयपुर हो, भीलवाड़ा हो, अजमेर हो, चाहे आपकी दूसरी कोई सीटें, उसमें भी हमने अच्छा चुनाव लड़ा है। उम्मीद है कि हम प्लस में रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। देखिए, कांग्रेस और उनके मित्र जो भी ये ठगबंधन संस्था है, इन ठगबंधनों के पास में अभी न कोई मुद्दा है, न इनका कोई आगे भविष्य है। इन लोगों ने अब तक 70 साल से जो गुमराह करने का काम किया, वही काम ये फिर से कर रहे हैं। लेकिन लोग जागरूक और समझदार हैं। आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कई बार अपने कार्यक्रम और सभा के माध्यम से सबके सामने रख दिया है कि संविधान प्रदाता स्वयं भी आवे तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी स्पष्ट है कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और समय अनुरूप आप देखें कि भीमराव साहब अम्बेडकर साहब हो या अनगिनत हमारे ऐसे, इन लोगों के नाम से राजनीति तो की अन्य पार्टियों ने, कांग्रेस ने, उनके मित्रों ने, बसपा ने, मुलायम ने, कईयों ने की है सब, लेकिन उनको वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। ये सम्मान का काम किया है तो भाजपा सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के पश्चात हुआ। और चलिए आपको बता दें कि ये जो सीटों को लेकर के समीकरण हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया राजस्थान के अंदर, इस गठबंधन को कितनी मजबूती मिली जरा समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। प्रकाश भंडारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जगदेव सिंह पवार, हरीश आचार्य, सुभाष मेहता, मुबारिक खान, ये सभी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जरा मुबारिक, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। ये जो 3 सीटों को लेकर गठबंधन की स्थिति है, क्या लग रहा है, क्योंकि अब 2 फेज राजस्थान में पूरी मतदान हो चुका है, वोटिंग पूरी हो चुकी है, ये कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रही है या अंतरकल है जो पार्टी के भीतर नजर आई? आप देखिए, सीकर की सीट, बांसवाड़ा की सीट, क्या ये पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव भले ही कांग्रेस ने गठबंधन के रूप में यहां लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से कांग्रेस इन तीनों जगहों पर जो है वो कमजोर
होती हुई भी दिखाई दी। और बीते दिनों जिस तरह कार्रवाई की गई इन इलाकों से जुड़े जो नेता थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, कई की सूचियां अभी आनी बाकी है, पीसीसी की ओर से सूचियां मंगवाई जा रही इन इलाकों में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आंतरिक रूप से नुकसान जरूर इन इलाकों में होगा। तो आखिर क्या वजह रही कि ये गठबंधन इन सीटों पर करना पड़ा? और लास्ट में आपने देखा कि जब टिकट वितरण का समय बेहद मतलब हो चुका था, काफी इंतजार के बाद जो है टिकट वितरण लगभग सभी जगह हो चुकी थी, फिर भी बांसवाड़ा में एकदम अंत मतलब कह सकते हैं कि बेहद नजदीकी समय जब आ चुका था, उस समय टिकट का वो जो ऐलान किया गया और फिर वहां किस तरह जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्हें टिकट देने के बाद वापस वो नामांकन वापस नहीं लेते, फिर रोहत को समर्थन मिलता है, तमाम इस तरह की चीजें हुई। नागौर सीट पर भी यही चीजें हुई कि शुरुआत में कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ये था कि नागौर में गठबंधन नहीं किया जाए। वहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक जो डीडवाना से थे, चेतन डूडी, उनके नाम को लेकर चर्चाएं थी, महेंद्र सिंह चौधरी के नाम को लेकर चर्चाएं थी कि इन्हें नागौर से चुनाव लड़वाया जाए। तो ऐसे में कांग्रेस के पास हालांकि उन इलाकों में अच्छा विकल्प तो था, लेकिन उसके बावजूद जो है गठबंधन की ओर वो चले गए। मजबूत तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है हालांकि कि ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर आपकी स्थिति अच्छी खासी थी, मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी थी, वहां पर भी आपने गठबंधन कर लिया, अपने कैंडिडेट को बिठा लिया, अपने कैंडिडेट को पीछे कर लिया, दावेदारी कई पेश कर रहे थे लेकिन उनको आपने पीछे कर दिया। मैं इसमें जरा नीरज जी को जोड़ लेता हूं, बाकी फिर हमारे संवाददाताओं के पास आऊंगा। मैं नीरज जी इसमें, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, अब ऐसे इलाकों के अंदर अपने कैंडिडेट्स को आपने पीछे बिठा लिया और गठबंधन में जो सहयोगी है उनको आगे बढ़ा दिया, आपने उनको समर्थन कर रहे हैं, तो क्या पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल नहीं टूटा? देखिए शुभेंदु, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो चुनाव से ठीक पहले टूटना तब चालू हो गया था जब बहुत सारे बड़े कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी के चलते टिकटों में भी काफ़ी देर जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हुई। अगर बात करें नागौर सीट की, तो यहाँ जिस तरीके से ज्योति मिर्धा, जो कि जिनका पूरा परिवार मिर्धा परिवार जो है वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ में जुड़ा रहा, वो ज्योति मिर्धा छोड़ करके सबसे पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गई और उनको वहाँ से टिकट भी मिल गया, तो एक वो बड़ा झटका था। इसी तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवी, जो कि CWC के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे और कद्दावर नेता रहे, तो उनका महेंद्रजीत सिंह मालवीय का छोड़ करके जाना भी एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए था और वो बीजेपी में जा मिले और उनको भी प्रत्याशी बना दिया। तो दो तो ये प्रत्याशी हो गए। तीसरा अगर बात करें सीकर सीट की, तो सीकर सीट पर जिस तरीके से सुमेधानंद सरस्वती जो है बीजेपी के एक मजबूत कैंडिडेट वहां पर क्षेत्र के अंदर है और कांग्रेस पार्टी के पास में वहां ढूंढे से बड़ा अच्छा उम्मीदवार जो है वो नहीं मिल रहा था कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, CPIM ने जब लड़ना वहां से चुनाव तय कर लिया था और सीकर जो है ये कामरेडों का एक गढ़ भी पुराना रहा है, बड़े बड़े यहाँ से आंदोलन रहे हैं। दूसरा, INDI जो गठबंधन है ये लेकर के कांग्रेस पार्टी चलना चाहती है, तो इसलिए यहाँ पर भी कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा और अमराराम चौधरी जो है उनको सामने उतारना पड़ा। इसी तरीके से हनुमान बेनीवाल की RLP के साथ में ज्योति मिर्धा के सामने उनको खड़ा करके और वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है गठबंधन बनाया। इसी तरीके से बात करें तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट है वहां पर भी अंतिम समय में राजकुमार रोत को समर्थन देना पड़ा, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले यहां पर अर्जुन सिंह मामड़िया को खड़ा करना चाहती थी, लेकिन लास्ट समय पर वहां पर भी उनके खुद के जो जिनको प्रत्याशी बनाना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कुछ विकल्प नहीं बचा, तो अंतिम 15-20 मिनटों में बताया जाता है कि खड़ा कर दिया गया प्रत्याशी अरविंद डामोर को। उन्होंने फिर बाद में जब उनको कहा गया कि आप नामांकन वापस ले लीजिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी होती है, पार्टी से बड़ी हो जाती है नेताओं के लिए कई बार। तो वो स्थिति यहाँ उसका सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। हमें एक पुराना बयान भी याद करना होगा कि जब सचिन पायलट ने खुल करके कहा था गठबंधन हुआ नहीं था, और तब जब मीडिया जब उनसे बार बार सवाल पूछा करती थी कि गठबंधन क्या राजस्थान में होगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस को लेकर के बड़ी हवा थी, कहा जा रहा था कि राजस्थान में भी गठबंधन होगा, और उस वक्त वो बार बार ये कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर जरूरत नहीं है, बाकी राज्यों के अंदर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन हुआ। सचिन पायलट का इशारा यही था। कई कांग्रेस नेता जो युवा पीढ़ी के नेता हैं उनका ज्यादातर का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत, जो कि गठबंधन की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और क्योंकि चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के भी वो चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, और दूसरा जो INDI गठबंधन हो रहा है इसमें भी अलग अलग दलों के साथ बातचीत में उनकी पूर्व लंबे समय से एक भूमिका रही है, और गांधी परिवार को कॉन्फिडेंस में रख करके गहलोत चलना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि मैं
अलग अलग पार्टियों को और दलों को जोड़ने वाली सियासत का जो है उसके अंदर विश्वास करता हूं। हाँ। तो यहाँ गहलोत, डोटासरा और कुछ अन्य नेता जो थे उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को आगे बढ़ाया। हाँ। और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी चाहते थे कि गठबंधन बने। हाँ। तो इसीलिए गठबंधन का फैसला एक एक कर लिया गया, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज्यादा हुई। हाँ। क्योंकि कई जो गठबंधन वाली पार्टियां थी वो पहले बहुत ज्यादा सीटें मांग रही थी, जो जितनी कांग्रेस देना नहीं चाहती थी, लेकिन लास्ट में कांग्रेस को देना पड़ा। जैसे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी भी चाहती थी 2-3 सीटों पर गठबंधन हो जाए। एक उन्होंने जो है कैंडिडेट उनके चुरा लिए, या कहते हैं कि सियासी गठजोड़ हो गया, जो कि बाड़मेर के अंदर उनका प्रत्याशी जो था उसको कांग्रेस पार्टी ले गई और उसके बाद में उन्होंने टिकट दे दिया। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये घटनाक्रम उम्मीदवार बेनीवाल के साथ में हुआ और उनको कांग्रेस पार्टी ले गई, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, वहां हनुमान बेनीवाल चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गठबंधन के बावजूद कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति जो थी वो थी। अंतिम समय में हनुमान बेनीवाल के साथ में जब गठबंधन गहलोत ने किया तो गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जहां जालोर सिरोही से खड़े थे वहां हनुमान बेनीवाल प्रचार करने पहुंच गए। तो एक नैतिकता के आधार पर या गठबंधन की राजनीति के तहत गहलोत ने अपना काम वहां पर साधने की कोशिश करी। का फर्ज यही होता है कि एक के साथ दूसरा भी कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे, तभी वोट ट्रांसफर भी होते हैं। मैं जरा सीकर, हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं, सीकर से हमारे संवाददाता जगदेव सिंह पवार भी हैं। जगदेव, एक चीज बताइए, सीकर के अंदर स्थितियां क्या रही हैं? पार्टी आकलन कर रही है, रिपोर्ट आलाकमान तक यानी दिल्ली तक पहुंचा रही है, लेकिन आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? तो सीकर में जो है सट्टा बाजार जो है भाजपा को लगातार पिछले कई दिनों से जिताता आ रहा है, जबकि ग्राउंड पे जो है भाजपा काफी मजबूत दिखाई दे रही है और आमजन जो है भाजपा की जीत का दावा भी कर रहे हैं। और लगातार तीसरी बार सांसद सुविधानंद सरस्वती है। नहीं, बीजेपी की मजबूती का कारण क्या है? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था सीकर के अंदर बीजेपी को नुकसान इसी बात से है कि एंटी इनकम्बेंसी है। क्या वो फैक्टर काम कर रहा है? क्या जो अमरा राम है उनको कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट उतना मिला जितना मिलना चाहिए था? जी, अगर बात करें अपन सपोर्ट की तो कांग्रेस का उतना सपोर्ट नहीं मिला था। जिस समय जो गठबंधन हुआ था, जो उम्मीदें जताई जा रही थी, वो सपोर्ट ग्राउंड लेवल पर नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जो नाराज भी थे टिकट से। जो गठबंधन को टिकट दी गई उससे चलते जो है नाराज थे। इनमें जो है कई विधायक भी है और कई पूर्व मंत्री भी है। पूर्व मंत्री महादेव सिंह खंडेला ने भी जो है सीकर से टिकट मांगा था कांग्रेस से। इसके साथ ही दातारामगढ़ से विधायक है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी टिकट मांगा था। वहीं युवा बोर्ड के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी यहाँ से टिकट की दावेदारी जताई गई थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते जो है यहाँ के स्थानीय नेताओं में जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि चुनाव आएगा तो उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका नहीं मिलता है। पार्टी से कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होता है, किसी और के साथ गठबंधन करके आप ये सीट किसी और को दे देते हैं। खैर, मैं बांसवाड़ा क्या जरा रुक कर लेते हैं। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता सुभाष मेहता भी हमारे साथ हैं। सुभाष मेहता, बांसवाड़ा की स्थिति क्या आपको नजर आ रही है? वोट ट्रांसफर को लेकर के जो एक बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी के भीतर भी थी गठबंधन के बाद भी, क्या उसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई दिया था? मैं बता दूं शुभेंदु की यहाँ पर कांग्रेस के जो वर्तमान में जो विधायक हैं और पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ पर गठबंधन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी आलाकमान ने यहाँ पर गठबंधन के लिए जो आदेश थे उसके बाद काफी विवाद हुआ। कई कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए मना किया। जैसे कि जानते हैं कि डूंगरपुर के जो विधायक हैं गणेश गोगरा, उन्होंने खुले रूप से कहा था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा और मैं बाप परिषद नहीं जाऊंगा। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गठबंधन का जो आलाकमान का आदेश है पालना करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुले रूप से कहीं भी बाप पार्टी के साथ में दिखाई नजर नहीं आए और चुनाव प्रचार में उन्होंने दूरी बनाए रखी। इसका लाभ बाप पार्टी को नहीं मिला और इसका लाभ कहीं कहीं भाजपा को मिलने की उम्मीद है। ठीक है, जरा नागौर का भी रुख कर लेते हैं। बाकी फिर हमारे साथ जो खास मेहमान हैं हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन नागौर सीट की जरा बात कर लेते हैं। नागौर से हमारे संवाददाता हरीश आचार्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, नागौर की स्थिति क्या है? बड़ा टफ फाइट मानी जा रही है यहाँ पर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टक्कर थी, लेकिन बीच में जो गठबंधन हुआ है आरएलपी को लेके, कांग्रेस और आरएलपी का, उसको लेके ये संघर्ष और ज्यादा घनिष्ठ हो गया है। मतलब एक तरीके से ये मान के जो जाट समुदाय है, जो जाट दोनों कैंडिडेट है, वो वोट दोनों आधे डिवाइड होने के बाद में वहां की स्थिति जो है
साफ नजर होती हुई नहीं आ रही है कि आखिर कौन जीतेगा। लेकिन इसका जो मेन जो समुदाय है उसके बाद में जनरल के और SC/ST के वोट और जो मुसलमान समुदाय के वोट वो मिलकर करेंगे। अब दोनों की जो स्थिति देखी जा रही है वो ये है, फड़ोसी सट्टा बाजार है। उसने एक तरफ तो एक अपना ट्वीट करके सोशल मीडिया के द्वारा बताया है कि हनुमान बेनीवाल जीत रहा है और दूसरे ट्वीट को बताया ज्योति मिर्धा जीत रही है। तो ये अनुमान लगाना बिल्कुल सही नहीं है कि कौन जीत रहा है, क्योंकि 4 जून का इसका फैसला होगा। लेकिन जो जनता की राय का जो सट्टा बाजार है वो भी इस सीट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन में है, उनको भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि पहले एक ट्वीट किया जाता है एक के पक्ष में, फिर दूसरा ट्वीट किया जाता है दूसरे के पक्ष में, यानी कि वहां पर भी अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो जनता ने ही हालांकि तय कर लिया है कि किसको उन्होंने वोट किया है। आप 4 तारीख को पूरी तरीके से परिणाम जब सामने आएंगे तो तय होगा। लेकिन प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं। गठबंधन से आपको क्या लगता है, कांग्रेस को नफा हुआ या नुकसान? मैं मोटे तौर पर एक बात कहना चाहूँ, वो ये है कि गठबंधन जो है वो कांग्रेस की मजबूरी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में। इतनी बड़ी पार्टी जो है उसका क्या किस तरह से ह्रास हुआ है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस सिर्फ 543 सीटें होती है लोकसभा में, उसमें 340 भी चुनाव लड़ रही है, बाकी सब गठबंधन को सीट बांटनी पड़ी उससे। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है बैसाखियों पर चलती है और वो उसका नतीजा। और प्रकाश सर, अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो आप समझिए कि 340 सीटों पे ही जब आप लड़ रहे हैं, जैसे मोदी जी कहते थे वो जो पार्टी पूरी 500 सीटों पर नहीं लड़ रही है उसको क्या सरकार बनाने की सोच सकती है। आप देखिए तो आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि अखिल भारतीय स्तर पर उसे किसी न किसी स्थानीय दल से जो क्षेत्रीय दल है उसके साथ गठबंधन करना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए। अकेले तो लड़ ही नहीं सकती। राजस्थान में भी स्थिति ये थी कि जब जैसे जैसे जो भाजपा का और 400 की मांग का दावा करने लगी थी भाजपा, और 25 से 25 का तिकड़ी बनाई। ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूरी क्यों बन गया? राजस्थान की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ये गठबंधन क्यों मजबूरी बन गया? पूरे भारत में, जो राजस्थान अपवाद नहीं है, पूरे भारत में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जब तक क्षेत्रीय दलों से उसका गठबंधन नहीं हो तो उसके जीतने के कोई कोई अवसर ही नहीं दिखता उसको। तो ऐसी स्थिति में जो राजस्थान के अंदर जो हुआ गठबंधन, तो वो तो मैं मानता हूं कि यहाँ तो कुछ थोड़ा बहुत राजस्थान कांग्रेस का अस्तित्व है, इस कारण 2-3 सीटों पर ही गठबंधन हुआ। जो स्थिति होनी चाहिए और को मुकाबले देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बिहार में क्या स्थिति है, अन्य राज्यों में, दिल्ली में क्या स्थिति, बड़ी मुश्किल से। मैंने दिल्ली में तो जो है आज आपको ये कहना पड़ गया कि ये 2 सीटें जो है मैं बिल्कुल दया की भीख दे रहे हैं हम कांग्रेस को। तो नहीं, और कैंपेनिंग में कोई किसी की कैंपेनिंग में नहीं जा रहा है, ये भी तय कर लिया है। ऐसा है देखिए कि कैंपेनिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीकर के हमारे संवाददाता हैं और हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि सीकर के अंदर कांग्रेस की, अगर कांग्रेस का नुमाइंदा लड़ता वहां तो वो स्थिति नहीं बनती। जो अमराराम जो CPM के कैंडिडेट हैं वो बड़ी टक्कर दे रहे, और हो सकता है वो जीत भी जाए। और यही स्थिति जो है जो RLP के हनुमान बेनीवाल में। तो आज जो है यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब पूरे राज्य में कहीं भी कोई मोदी लहर नहीं दिख रही है और 25 सीट जीतने का भाजपा का जो दम है उसे खारिज कर दिया लोगों ने। ठीक है, अच्छा, मैं जरा सीकर सीट को लेकर के बात कर लेते हैं। मैं जरा नीरज जी को जोड़ लेता हूं। नीरज जी, एक चीज बताइए कि सीकर सीट को लेकर के, और गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद ताल ठोक करके कहा कि सीकर सीट हम जीत रहे हैं, और सीकर सीट पर टफ फाइट तो मानी जा रही थी, लेकिन अमराराम के आने के बाद क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपना कैंडिडेट उतारती तो शायद आज जो स्थिति है उस तरीके की टफ फाइट देखने को नहीं मिलती, या मिलती? आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाके जो हैं जो सीकर के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, और वो जयपुर से सीकर के बीच पड़ने वाले इलाके हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कई नेता ऐसे थे कांग्रेस पार्टी के जो बीजेपी के अंदर चुनाव से पहले चले गए, और चाहे हम पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया की बात करें या फिर राजेंद्र यादव की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, और इसके अलावा बीच में बीजेपी के कई ऐसी क्षेत्र पड़ते हैं, विधानसभा सीटें पड़ती हैं जहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं इस बेल्ट के अंदर है। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह भी जो है वो खड़े हुए थे। सीकर के अंदर अगर बात करते हैं तो सीकर के अंदर
नंदकिशोर मेहरिया वो खुद जो है कांग्रेस छोड़ करके पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए, फिर वापस कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। इसी तरीके से कई नेता जो हैं जिनका मनमुटाव रहा। अगर सीकर में बात करें तो खुद गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से चुनकर के आते हैं जो पीसीसी चीफ है। हाँ। लेकिन दूसरी ओर राजेंद्र पारीक जो कि सीकर से आते हैं, उनका राजेंद्र पारीक से भी पिछले दिनों उनके मनमुटाव की जो बातें थी वो निकल करके सामने आई थी जब शकुंतला रावत मौजूद थी एक मीटिंग के अंदर, पिछली गहलोत सरकार की बात है। तो मनमुटाव कई बार विकास के मुद्दों पर भी सामने रहे। तो सीकर क्षेत्र जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संकट वाली स्थिति यहां बनी हुई थी कि किस कैंडिडेट को यहां उतारा जाए। और अच्छा योग्य प्रत्याशी अगर कांग्रेस पार्टी उतार भी देती तो यहां पर फिर कामरेड जो है अमराराम चौधरी, उनसे निपट पाना काफी मुश्किल हो जाता, वोट बढ़ जाते। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने देखा कि अमराराम चौधरी और सीकर, क्योंकि माकपा का गढ़ भी रहा है और यहाँ पर कई जो किसान आंदोलन है या फिर श्रमिकों के आंदोलन जो हैं वो इस शेखावाटी की भूमि से होते रहे। तो इसीलिए देखा, क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें या श्रमिकों के आंदोलन की बात करें, एक लंबी पृष्ठभूमि लाल झंडे की सीकर क्षेत्र के अंदर या शेखावाटी क्षेत्र में रही है। हाँ। और केवल सीकर ही नहीं, सीकर के साथ चूरू, झुंझुनू और अन्य सीटों पर भी फोकस करना था शेखावाटी की। इसलिए यहाँ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को ज्यादा मुनासिब समझा। नहीं, बीजेपी के लिए नुकसान इस सीकर सीट पर क्या है? बीजेपी सुमेधानंद सरस्वती क्या एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर उनके लिए थोड़ा नुकसान दे रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, काम और तमाम चीजों के ऊपर जो है वोट की अपील कर रही है। तो यहाँ प्रत्याशी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी के लिए जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का नाम महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से अगर वोट पड़ेगा बीजेपी को तो प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ेगा। दूसरा, जो सुमेधानंद सरस्वती हैं वो खुद एक धर्मगुरु की तरह हैं और दूसरा उनका एक संस्था भी है जिससे वो जुड़े हुए हैं, यानी उनके फॉलोअर्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। पिछले चुनाव के अंदर भी इसी आधार पर एक तो उनका खुद का वोट बैंक, उनके फॉलोअर्स और क्षेत्र में एक उनकी छवि जो है वो छवि रही। हालांकि पिछले दिनों कुछ आरोप जो है उनके ऊपर लगे थे और उसके बाद में बीजेपी ने एक बड़ा सर्वे करवाया, लेकिन सर्वे के अंदर बीजेपी ने ये पाया कि फिर भी सुमेधानंद सरस्वती जो है वो उनको निकलते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री को जहां जोर लगाना था वो प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने या अन्य बीजेपी के नेताओं ने, खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कमान संभाली। लेकिन बीजेपी ये मान करके चल रही है कि उनकी जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो कैडर है और जो संघ के नेता हैं, उनकी एक अच्छी पैठ रही है, स्थानीय नेताओं को एक्टिव किया गया, उस आधार पर बीजेपी ये मान करके चल रही है। लेकिन वोट ट्रांसफर क्या हो पाया है, इस बात को भी जरा समझ लेता हूं मैं। एक रिएक्शन इसमें जरा प्रकाश भंडारी जी से वापस से ले लेता हूं, उसके बाद मैं वापस से हमारे संवाददाताओं के पास पहुंचूंगा। प्रकाश भंडारी सर, एक चीज बताइए कि वोट ट्रांसफर करना ये बड़ी चुनौती होती है, और वो भी अगर चुनाव के ठीक एन मौके पर आपने किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया हो तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो अमराराम को शिफ्ट हुआ होगा या आरएलपी को शिफ्ट हुआ होगा? ये संभव होता है, वो भी कम समय के अंदर? ये सबसे बड़ी बात तो आप देखिए, मैं सीकर का उदाहरण लेकर के बात करना चाहूंगा। हाँ। तो यह कि सीकर के अंदर जो अमराराम की उम्मीदवारी है वो बिल्कुल एक खुशनुमा हल्का सा जो ठंडी हवा जैसी आती है वो आपको सुख देती है, वैसे उस रूप में आया है। अमराराम 2-3 बार के एमएलए रह चुके हैं, से आते थे, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद देखा तो उनका जो आधार था वो थोड़ा बिगड़ गया था, तो 2 चुनाव वो हारे पिछले का। लेकिन मैं देखता हूँ कि उनकी जो नुमाइंदगी थी, उनकी जो कैंडिडेचर को लेकर के लोगों में एक बड़ी आशा थी। वो आशा ये थी कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट वो लगातार 2 बार हार रहे थे, अब सीपीएम का कैंडिडेट आया है। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो सीपीए, जो कांग्रेस के जो काडर है, वो उन्होंने देखा कि साहब ये जो है ये हम शायद सपोर्ट करें नहीं करें, उनके से फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब ये था कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है, चाहे हम किसी और को सपोर्ट कर दें, हमारा कैंडिडेट खड़ा होना हो। कांग्रेस की भी मंशा यही थी कि हम चाहे मतलब कांग्रेस का नुमाइंदा शायद जीत नहीं सकते, लेकिन सीपीएम का अगर जीतता है तो कम से कम 1 सीट तो कम होगी। जो 25 की 25 का दम भरने वालों पर कुछ तो अंकुश लगेगा। तो ये स्थिति थी, और यही स्थिति उन्होंने नागौर में देखी, और यही स्थिति जो है बांसवाड़ा में देखी गई कि हम नहीं जीत सकते तो दूसरों क्यों नहीं जीतने थे। हमें तो भाजपा को रोकना है, हमें खुद को, हमारी बात बने नहीं बने, लेकिन दूसरी पार्टी का अगर उम्मीदवार जीत सकता है तो उसको। ठीक है, मैं इसमें जरा नागौर अपने सभी दर्शकों को बताता हूं कि वहां की स्थितियां अभी और क्या नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता हरीश आचार्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, एक चीज़ और बताइए, नागौर में बड़ी टफ फाइट हुई, बहुत बयान इस सीट पर, सबसे ज़्यादा बयानबाजी इसी सीट पर देखने को मिली, एक दूसरे को लेकर के खूब गहमा गहमी हुई।
आखिर तक चुनाव एक ढर्रे पर चलता रहा या आखिर में कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया था? जी नहीं, ऐसा कोई चुनाव का जो नजरिया बदलता हुआ दिखाई नहीं दिया। दोनों कैंडिडेट एक दूसरे से शब्दों के बाण चला रहे थे, एक दूसरे कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन उस कटाक्ष का मतलब कुछ नहीं। जो जनता है, जनता समझ चुकी थी इस बार उसको क्या करना है, और जनता की जो अंदरूनी राय है वो ये है कि जो सत्ता के साथ में रहना है और सत्ता के साथ में हमें वोट करके और अच्छी सरकार को चुनना, जिससे हमारे जिले का, हमारे शहर का विकास हो सके। अंदर की बात तो ये है, जनता के मन की बात। और देखा जाए कि वहां पे जो फर्क पड़ा, फर्क तो यही है कि हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा था कि मैं आम जनता के बीच में रहता हूं, और ज्योति मिर्जा बाहर की। लेकिन इस बार ज्योति मिर्जा ने भी एक ऐसा दाव खेला, वही जो है वहीं की निवासी बन गई। पहले वहां की पोती थी, अब नागौर की प्रॉपर निवासी बन के और आम आदमियों का सीट जीतने की कोशिश की और वोट भी अपने पक्ष में करवाई। हनुमान बेनीवाल ने किसी और दूसरी सीट पर जाकर के कांग्रेस पार्टी के किसी भी कैंडिडेट के समर्थन में आकर के कोई वहां पर प्रचार नहीं किया था। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसने आरएलपी को चुनाव देते वक्त या मतदान के वक्त ये ध्यान में रखा कि वो कहीं पर नहीं गए, कांग्रेस पार्टी के किसी कैंडिडेट को साथ नहीं दिया, तो वोट उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके बारे में भी जनता के काफी मन में सवाल थे खुद में, अपने आप में, क्योंकि 70 साल के बाद में ऐसी एक स्थिति आई थी कि जिस समय ईएमआई मशीन पे पंजे का निशान नहीं था, तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी कि हम बोतल को वोट क्यों देवें इस बार। हम तो कांग्रेस के कैंडिडेट है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हमारा खानदान, तो हम उसी पे कांग्रेस पे वोट देंगे। तो कई वोट वहां जाके कांग्रेस के टूटे हैं, जो आरएलपी को भी नहीं मिले और वो बीजेपी को मिले। जी ठीक है, बांसवाड़ा का भी जरा रुक कर लेते हैं। सुभाष मेहता हमारे साथ हैं। सुभाष मेहता, आपसे मैं रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी, एक रणनीति के तौर पर कदम उठाया गया था, उसमें बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली। कोशिश रही थी कि राजस्थान में बड़ी जीत उनको मिल पाए, लेकिन क्या वाकई में उनको जीत मिल पाएगी ये देखना है। खैर समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।